हेलो फ्रेंड्स, आज गवर्नेंस की क्लास में फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कल तक मैं 2 टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूँ आपको। पहला लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, कानून एवं व्यवस्था प्रशासन। दूसरा सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया। आज हम तीसरे चैप्टर पर चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। तो पहले तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, बजट की संकल्पना कि बजट होता क्या है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ बजट, बजट के सिद्धांत क्या है। तीसरा प्रोसेस ऑफ बजट, बजट की प्रक्रिया क्या है। ठीक है। और इसी में लास्ट में एक और चीज बता दूंगा, वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग, या डेफिसिट फाइनेंसिंग कह सकते हैं, घाटे का वित्तीयन, या टाइप्स ऑफ डेफिसिट, घाटों के प्रकार। ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट जनरली इसमें पढ़ने हैं। 4 टॉपिक अगर ये कर लोगे तो मैं जानता हूं आपका बजट लगभग पूरा हो जाएगा। और चूंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो इंसान को बहुत जल्दी किताबों से समझ में नहीं आता, और टीचर भी इसे समझा नहीं पाते हैं, तो मैं सिंपल तरीके से धीरे धीरे समझाऊंगा। भले ही मेरे को इस पहले चैप्टर में 2-3 दिन लग जाए, नो प्रॉब्लम। ना मैं जल्दी में हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि आप भी जल्दी में हो, आप भी आराम से पढ़ें। ठीक है। तो आज मैं इसके पहले यूनिट पे चलता हूँ, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ बजट, बजट की प्रक्रिया। इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, स्टेजेस ऑफ बजट, बजट के चरण। ठीक है। बजट के चरण या बजट की प्रक्रिया। तो बजट के कितने चरण होते हैं, पहले आ जाए वो। पहला फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, बजट का निर्माण। ध्यान रखिएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूं, लेकिन लिख एक ही में रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, नो डाउट, तो आप लोग लिख सकते हैं। बजट का निर्माण, इसमें पढ़ते हैं कि बजट बनता कैसे है, सरकार बनाती कैसे है। दूसरा इनैक्टमेंट ऑफ बजट, बजट का पारित होना, मतलब बजट संसद में पास कैसे होगा, कैसे प्रोसेस होगा, बजट को पेश कैसे किया जाएगा, वगैरह वगैरह। धन विधेयक, वित्त विधेयक, क्या है, सब बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है। तीसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट, बजट की जो क्रियान्वयन है, बजट को लागू कैसे किया जाता है, खर्चे कैसे होते हैं, सरकार पैसे कैसे देती है अधिकारियों वगैरह को, और उसके खाते कैसे मेंटेन हो जाते हैं वगैरह। और लास्ट स्टेज है इसका अकाउंट्स एंड ऑडिट, लेखांकन एवं लेखा परीक्षण। लेखांकन मतलब खाते बनाना, और लेखा परीक्षण का मतलब है खातों की जांच करना। इतने स्टेजेस हैं इसके, इसी में सारे के सारे स्टेप आएंगे। तो अब अपन इसमें पहले वाले में प्रोसेस है ये पूरा का पूरा, इसका पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। तो मैं इसमें पहले बात कर रहा हूं कि बजट बनता कैसे है। अच्छा, पहला फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। ठीक है, बजट का निर्माण कैसे होता है। तो अब इसके लिए, जैसे अब आप समझ लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है। ठीक है, हम भारत सरकार के लेवल की बात कर रहा हूं। तो भारत सरकार में बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, और ऐसे ही एक मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। हर मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, हर मंत्रालय अपना अपना काम करता है। गृह मंत्रालय भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखता है। रक्षा मंत्रालय भारत की सिक्योरिटी करता है, कोई अन्य देश भारत पर आक्रमण वगैरह ना करे। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इंडिया में एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है। आईटी मिनिस्ट्री भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी इसके मामलों को देखता है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भारत में औद्योगिक प्रणालियों पर नजर रखता है। ऐसे ही फाइनेंशियल मैटर पर नजर रखने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय होता है। और वित्त मंत्रालय के बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उनमें 3 डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं व्यय विभाग। दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं राजस्व विभाग। और तीसरा है इकोनॉमिक अफेयर्स
डिपार्टमेंट, हिंदी में कहते हैं आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है। अब बजट बनाने की जिम्मेदारी जनरली वैसे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय की होती है, लेकिन रियल में बजट बनाने की जिम्मेदारी आर्थिक कार्य विभाग की होती है। अर्थात ऐसे कहा जा सकता है कि बजट बनाने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के नेतृत्व या नियंत्रण में आर्थिक कार्य विभाग या इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि रियल में बजट बनाता कौन है, तो ये बनाता है, इसके डायरेक्शन में बनाता है। ठीक है। अब इसमें है क्या, ऐसे समझें, मान लेता हूं मैं हूं आर्थिक कार्य विभाग, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, मेरा काम है बजट बनाना। तो बजट के कितने पार्ट होते हैं? 2। बजट के कितने भाग होंगे? 2। कौन कौन सा? पहला एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना है अपना, और दूसरा इनकम, आमदनी कितनी है अपनी, मतलब आना कितना है, रिसिप्ट्स कितनी है हमारी। तो अब निश्चित रूप से आप भी अपने घर का बजट बनाते होंगे तो 2 बातें कि खर्च कितना करना है और आएगा कितना। बजट यही तो है, आने और जाने, मतलब खर्चे का और उसकी इनकम का लेखा जोखा रखना। तो यहां पर भी बजट के साथ ऐसा ही है। अर्थात मान लो मैं हूं इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, मुझे बजट बनाना है, तो मेरे पास 2 चीजों का डाटा होना चाहिए। पहला एक्सपेंडिचर का और दूसरा रेवेन्यू का। मतलब मुझे यह पता करना पड़ेगा कि अगले साल खर्च कितना होगा, और मुझे यह भी पता करना पड़ेगा कि अगले साल आमदनी कितनी होगी। ध्यान रखिएगा, अभी प्रोसेस समझा रहा हूं, जैसे ही प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो मैं फिर आपको इसे कोरोना के जो क्राइसिस है उससे जोड़ दूंगा। फिर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि भारत सरकार ने पीएम केयर, सभी जो प्राइम मिनिस्टर फंड बनाया केयर वाला, वो कैसे मैनेज किया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड जो था, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो नेचुरल डिजास्टर पहले से जो फंड चला रहा है ना, उसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है, मैं दोनों को यहां पर क्लियर कर दूंगा, लेकिन इसके बाद अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी पहले ये समझा दूं तभी आपको वो समझ में आएगा, है ना। तो अब बाकी मिटा देता हूं तो आके आसानी से समझ में आ जाए। फिर अब सुना, अब है क्या, ये 3 विभाग हो गए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको बनाना है मेनली बजट। तो पहले ये एक्सपेंडिचर का डाटा कलेक्ट करेगा, और ये एक्सपेंडिचर के डाटे के लिए इससे कहेगा कि आप मुझे ये बताओ कि अगले साल खर्चे के लिए कितने पैसे आपको चाहिए। अगले साल मतलब भारत का फाइनेंशियल ईयर कब से है? 1 अप्रैल अगले साल की बात कर रहा हूं, चलो हम तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए आपको खर्चे के पैसे कितने चाहिए, ये पूछेगा इससे। ठीक है। 1 अप्रैल 2021 से भारत का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है, तो अब तो ये वाला फाइनेंशियल मतलब ये वाला बजट तो चल रहा है आगे, तो इसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए। ठीक है। तो अब ये पूछेगा इससे कि इतने साल के अंदर आपको कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ। तो अब इसको पता तो है नहीं कि भाई कितने पैसे खर्चे के लिए चाहिए, तो ये क्या करेगा, हर मंत्रालय से पूछेगा। होम मिनिस्ट्री से पूछेगा तुम्हें कितने चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछेगा तुम्हें कितने चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से पूछेगा तुम्हें कितने चाहिए, एक्सेट्रा इत्यादि मिनिस्ट्री से पूछेगा तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अर्थात ये सब मंत्रालयों से पूछेगा आप अपने अपने बताओ आपको अगले साल कितने पैसे चाहिए। ठीक है। मान लेता हूं इसने इन सब से पूछा कि बताओ कितना कितना पेमेंट आपको चाहिए। अब ये सब कैसे बताएंगे, तो ये हर एक मंत्रालय का अपना अपना डिपार्टमेंट है। होम मिनिस्ट्री अपने पहले डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट, तीसरे डिपार्टमेंट से पूछेगी आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी डिपार्टमेंट जो होता है ना, उसकी अपनी अपनी डिवीजन होती हैं। हर डिवीजन से पूछेंगे, ये डिपार्टमेंट अपनी डिवीजन से पूछेगा इसको आपको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए। हर डिवीजन की अपनी अपनी विंग होती है, विंग, और ये विंग से पूछेगा आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए। हर विंग की अपनी अपनी ब्रांच होती है, और ये ब्रांच से पूछेगा आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए। अब मान लो एक एग्जांपल से लेता हूं नीचे से। इसने कहा हमें चाहिए 5 रुपए 1 साल में, इसने कहा हमें भी चाहिए 5, इसने कहा हमें भी चाहिए 5। तो इसका मतलब इस विंग का टोटल खर्चा हो गया 15 रुपए। ऐसे ही इस विंग का आ गया 15, इस विंग का आ गया 15, तो इस डिवीजन का टोटल खर्चा हो गया 45 रुपए। इसका आ गया 45, इसका आ गया 45। ठीक है। अब ये तीनों निकाला तो इसका हो गया 135, 135, 135। ठीक है।
अब ऐसे ही मान लो इसका हो गया 405, अर्थात होम मिनिस्ट्री का टोटल खर्चा हो रहा है 405। मतलब मेरी मैथ नहीं है, हो सकता है कहीं गलती हो गई कैलकुलेशन में, तो आप लोग देखिएगा, मैथ मेरी बहुत कमजोर है। इसने कहा कि होम मिनिस्ट्री कहती है मुझे 405 रुपये चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है मुझे भी 405 चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहती है मुझे भी 405 चाहिए, ये बाकी सब कहते हैं हमें 1000 रुपये चाहिए। अर्थात ये सब के सब अपना अपना फॉर्म फिल करके भेज देंगे इसके पास। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, मैं थोड़ा सा आसानी से बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ये है बजट का कॉपी, तो ये एक्सपेंडिचर, तो मैं एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, मैंने क्या किया, इकोनॉमिक अफेयर के, मैंने इस वाले ने होम मिनिस्ट्री का डाटा ये रख लिया कि 405 इसको चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री का डाटा ये रख लिया कि 405 इसको चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का इसको रख लिया 405 इसको चाहिए, सब मिनिस्ट्रियों का मैंने ऐसे ऐसे करके रख लिया। ये एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट सारे मिनिस्ट्रियों को डाटा लगा के ऐसे तैयार कर ली फाइल, और ये फाइल रख ली एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने तैयार करके, ठीक है। अब इधर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये पूछेगा, ये डिपार्टमेंट पूछेगा कि भाई अगले साल भारत सरकार को कितनी इनकम होगी ये बताओ। ये पूछेगा कि भारत सरकार को कितनी इनकम होगी ये बताओ। तो ये क्या करेगा, इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास 3 डिवीजन होती हैं, 3 विभाग, छोटे छोटे यूनिट होती हैं। पहला CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। दूसरा CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, लेकिन भारत में पहले जब सर्विस टैक्स और बाकी टैक्स जब थे तो इसका नाम CBEC ही था, लेकिन जब से GST आया तब से ये खत्म हो गया, इसकी जगह सेंट्रल बोर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कर दिया गया है, ठीक है। 2 ये हो गए, मतलब इसको हटा देते हैं, है ना, ये हो गया। और तीसरा होता है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, अर्थात ये इन तीनों से पूछेगा कि भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अब सारे खत्म हो गए, भारत में सिर्फ GST बचा है, तो GST से भारत को कुल कितना कलेक्शन होगा और डायरेक्ट टैक्स से भारत को कितना कलेक्शन होगा। यहाँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 2 टैक्स हैं, दोनों में एक फर्क होता है, दोनों में अंतर बता दे रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो देने वाला बंदा और उसकी जेब से जाता है, वो बंदा एक ही होता है। जैसे मैं इनकम टैक्स मेरी इनकम पर लगता है, मतलब मैंने 5 लाख रुपए कमाए, उस पर इनकम टैक्स दिया 5 रुपए, एग्जाम्पल 5 रुपए, ठीक है। तो 5 रुपए मेरी जेब से गए और जमा भी करने वाला मैं ही था, ये है डायरेक्ट टैक्स। जब देने वाला और जिसकी जेब से जाए वो बंदा एक ही हो तो वो डायरेक्ट टैक्स, और जब देने वाला और जमा करने वाला अलग अलग हो तो इनडायरेक्ट टैक्स। उदाहरण के लिए मैं किसी होटल में गया, 1000 रुपए का रूम लिया, उसने 100 रुपए GST के लगाए, ठीक है, या सर्विस टैक्स, पहले सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स लगाया, ठीक है। तो 100 रुपए 1100 होटल वाले को दिए मैंने, जिसमें 100 रुपए GST के हैं वो मैंने दिए, लेकिन 100 रुपए सरकारी विभाग को जमा कौन करेगा, होटल वाला, मतलब जिसकी जेब से गए वो और जमा करने वाला अलग अलग पार्टी हो तो वो इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये पूछेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट CBDT से कि डायरेक्ट टैक्स से कितनी इनकम होगी, और इससे पूछेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स से कितनी इनकम होगी। उम्मीद है ये समझ में आ गया। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये पता करने की कोशिश करता है कि जो भी वैसे पदार्थ है जैसे अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन, कोकीन इत्यादि से सरकार को कितनी इनकम होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इनकी भी सेल नहीं करती, करती है, निश्चित रूप से करती है। जैसे मध्य प्रदेश के नीमच में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरकार ने अफीम के कारखाने खोल रखे हैं, तो ऐसे भी जगहें हो सकती हैं, ठीक है। अब ये तीनों बताएंगे कि सरकार को इससे कितनी इनकम होगी। मान लेते हैं इसने CBDT ने बताया 100 रुपए मिलेंगे, इसने बताया 50 रुपए इनकम होगी, इसने बताया 10 रुपए इनकम होगी। तो ये तीनों के तीनों अपना भेज देंगे इसको, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। CBDT के 100 रुपए, अब इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, CBDT के 100 रुपए का डाटा ये रहा, है ना, और CBGSTD का ये रहा, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ये रहा। ये तीनों के तीनों रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कलेक्ट कर लिए। अर्थात रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रेवेन्यू का डाटा, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर का डाटा। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ये दे देगा इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट को, मुझे, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये दे देगा मुझे, ठीक है। ये मुझे प्रस्तुत कर देगा और ये मुझे दे देगा। तो मैं इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट रेवेन्यू के डाटा को और एक्सपेंडिचर के डाटा को कंबाइन कर लूंगा,
क्लियर हो गया यहाँ तक? और दोनों को बना के मैंने एक रख लिया, ये रहा, ठीक है। और ये पूरा कंबाइन करके ये मैंने अर्थात इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट ने उठा के फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया, वित्त मंत्री को, मतलब ऊपर जो था इसको, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया और ये कह दिया कि सर या मैडम, जैसे अभी वर्तमान में मैडम या फिर सर ये है भारत का बजट 2021 और 2022 का प्रपोजल। क्लियर है? ठीक है। अब क्या होगा समझिएगा, अब ये फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट की कॉपी को लेके जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास कि सर ये बजट है, आप देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग बुलाएगा, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएगा, पीएम यहां बैठेगा, बाकी सारे कैबिनेट के मेंबर बैठेंगे और पीएम क्या करेगा, ये बजट की कॉपी के बारे में डिस्कस करेंगे और कहेंगे कि देखिए भाई ये बजट तैयार हो चुका है, अब 2, 4, 5, 10 दिन में ये पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में जाएगा। आप लोगों को इनमें से किसी में कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं है? अगर किसी मिनिस्टर को कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दो। हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट में या लोकसभा में जाए तो विपक्षी पार्टियां हमारा विरोध करें। विपक्षी पार्टियों का काम है विरोध करना, ऐसा ना हो कि हम कुछ गड़बड़ी कर जाएं जिससे विपक्षी पार्टी को मौका मिल जाए। तो अभी इसमें छोटी मोटी कोई कमी हो तो आप बता दो। तो मान लेते हैं किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि सर हमने मनरेगा के लिए 100 रुपए मांगे थे, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें 100 की जगह 90 रुपए दिए। तो प्राइम मिनिस्टर पूछेगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कि आपने 100 रुपए मांगे थे? फाइनेंस मिनिस्टर पूछेगा कि आपने 90 दिए? तो ये कहेगा दिए। तो पीएम कहेगा कि बीच का रास्ता निकाल लो, लड़ाई मत लो, जो है क्लियर कर लो। तो पीएम क्या करेगा, इन दोनों में आपस में एडजस्टमेंट करवा देगा और इन दोनों में आपस में अगर कोई टकराहट हो रही होगी तो यही समाधान करवा देगा। इसमें होता यही है कि अन्य मंत्रालय पैसे ज़्यादा मांगने की कोशिश करते हैं और वित्त मंत्रालय खर्चे कम हों इसलिए कम देने की कोशिश करता है। तो दोनों में यदि टकराहट होगी तो इन टकराहट को प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल की बैठक में शांत करा लेगा, जितनी भी होंगी, जितनी भी मंत्रियों में प्रॉब्लम्स होंगी। तो बाद में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो पीएम कहेगा आप लोग सब एग्री हैं, आप कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है किसी को भी? तो कहेंगे सर अब कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डन करते हैं इसको? तो सबने कहा डन। तो अब ये बजट की कॉपी हो गई फाइनल। अब भारत के संविधान में क्या है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 है, आर्टिकल 112, उसमें इस बजट को कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान रखिएगा संविधान में बजट टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं किया, संविधान में बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है, इसी को बजट हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर और अनुच्छेद 112 कहता है कि भारत की संसद में, लोकसभा राज्यसभा में बजट राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। क्यों? क्योंकि देश का हेड जो है वो राष्ट्रपति है। अतः प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से एक मीटिंग करेगा और मीटिंग में राष्ट्रपति से कहेगा कि सर ये बजट की कॉपी है, आप देख लीजिए, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो, प्रॉब्लम हो तो बता दो। तो राष्ट्रपति चूंकि नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का है, तो तुरंत कहेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर कहेगा सर आप इस पर परमिशन दे दीजिए, आप अगर एक बार परमिशन दे देंगे तो हम इसको संसद में लेके जाएं। तो वहीं बजट के पीछे वाले डॉक्यूमेंट में राष्ट्रपति परमिशन दे देगा कि मेरे नाम से इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अतः अब बजट जाएगा संसद में, राष्ट्रपति के नाम से जाने के लिए तैयार हो चुका है। इस पूरे पार्ट को कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, बजट का बनना। अब ये संसद में जाएगा, कैसे जाएगा, संसद इसे कैसे पास करेगी और कैसे संसद में गिलोटिन, कट मोशन और कैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक कैसे पास होते हैं, इस बारे में मैं बात करूंगा आपसे कल। क्यों? क्योंकि पहले बता चुका हूं कि धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपको समझने में बहुत आनंद आएगा और अगर गड़बड़ होगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाले आज के वॉल्यूम को तो यहीं तक रखता हूं, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपको एक थोड़ा सा करंट का एक टॉपिक है वो समझा दे रहा हूं यहीं पर। देखिए, इसके लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई बुक तो मेरे हिसाब से मार्केट में है नहीं, कोई अच्छी बुक नहीं है जिससे आप समझ सकें, और अगर कोई किताब बताऊंगा भी तो आप पढ़ नहीं पाओगे, उसको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मेरी ही वीडियो के माध्यम से अच्छे खासे नोट्स बना लीजिएगा, तो बहुत अच्छी दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं सारी चीज़ें एक एक दूध का दूध पानी का पानी क्लियर करके चलूंगा। अभी क्या है, एक करंट सिनेरियो का एक टॉपिक है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। महाराष्ट्र नाम का एक राज्य है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम साहब हैं, ठीक है। जैसा कि भारत का संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री को विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब ना तो विधानसभा के मेंबर हैं और ना ही विधान परिषद के मेंबर हैं। अब समझना टॉपिक, और
संविधान यह भी कहता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर विधान परिषद अथवा विधानसभा का सदस्य बन जाना चाहिए, अदरवाइज उसका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। अब जब यह कोरोना का क्राइसिस आया था उससे पहले समझना, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए तो विकल्प नहीं था उद्धव ठाकरे साहब के पास। वो चुनाव लड़ना चाहते थे वहां से, ठीक है, लेकिन विधान परिषद में मनोनीत सदस्य संख्या जो है महाराष्ट्र में जो मनोनीत सदस्य संख्या है उस पर राज्यपाल कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है वहां पर, और करता भी है। लेकिन मार्च के महीने में उद्धव ठाकरे की मंत्रिपरिषद ने विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने के लिए रिकमेंड किया था, राज्यपाल को रिकमेंड किया था, मनोनीत करने के लिए कहा था कि इनको मनोनीत कर दो, ठीक है। लेकिन राज्यपाल ने अभी तक मनोनीत नहीं किया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, अब उद्धव ठाकरे साहब अगर 1 महीना और बचा है, 1 से 1.5 मान लेते हैं, 1.5 महीना और बचा है, अगर 1.5 महीने के भीतर अगर सदस्य नहीं बने तो उनका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी उद्धव ठाकरे की मंत्रिपरिषद ने एक प्रस्ताव पास किया है। उस प्रस्ताव में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया जाए, कला, साहित्य, विज्ञान तथा सहकारिता के किसी भी क्षेत्र में। यह राज्यपाल के पास अधिकार है। लेकिन जिस बैठक में ये ये निर्णय लिया गया कि उद्धव ठाकरे को सदस्य मनोनीत किया जाए, उस बैठक की अध्यक्षता उद्धव ठाकरे ने नहीं की थी। अब एक गड़बड़ होने के चांस यहां पर यह हैं कि अगर राज्यपाल ने कहीं उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के लिए मनोनीत नहीं किया तो क्या हुआ? क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना क्राइसिस की वजह से अभी चुनाव कराने से मना कर दिया है, मतलब चुनावों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। तो अभी भारत में ऐसा आज तक के इतिहास में कोई केस नहीं आया, यह पहली बार हो रहा है। और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, इस बारे में मैं कल एक बार आपसे पूरा डिस्कस करूंगा 10-15 मिनट पर, कि संविधान में मंत्री और प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री राज्यों में के लिए ऐसी अगर कंडीशन आती है तो क्या होना चाहिए और ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है। तब तक के लिए हम आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताइएगा और शेयर कीजिएगा, और हो सके अच्छा लगे, मैं जबरदस्ती नहीं करता आप लोगों से, अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूं या नहीं पढ़ा पाता हूं तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं।